केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वीं बार पेश किया आम बजट। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ज्ञान पर फोकस। बजट में हर वर्ग के हितों का ख्याल। टैक्स स्लैब में किया गया बड़ा बदलाव। मिडिल क्लास को राहत। कैंसर की दवा, मोबाइल टीवी और इलेक्ट्रिक कार हुई सस्ती। अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जियो टैगिंग ऐप किया तैयार। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, लाभुकों को समय पर मिलेंगे पैसे। और रांची में स्टार्टअप कॉन्क्लेव और रामगढ़ में रोजगार मेला आयोजित। सिमडेगा में 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का समापन। किसानों को उत्पादन और आय में वृद्धि के मिले टिप्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में रिकॉर्ड 8वीं बार देश का वार्षिक आम बजट पेश किया। इस आम बजट में देश के समग्र विकास, जन कल्याण और विकसित राष्ट्र पर फोकस है। बजट में हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। साथ ही नई पहलों की भी घोषणा हुई है। हर चेहरे पर मुस्कान और हर क्षेत्र का विकास बजट का मूल मंत्र रहा। This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing नारी शक्ति ज्ञान पर फोकस किया। बजट में कई नए पहलों का भी ऐलान हुआ है। कृषि प्रक्षेत्र के विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए धन धान्य योजना की घोषणा हुई है। केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान हुआ है। कैंसर की दवा, मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रिक कार सस्ती हुई है। आयकर स्लैब को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल में बजट को मंजूरी प्रदान की गई, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनसे संसद के पटल पर बजट प्रति रखने की अनुमति ली। राष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री का मुंह मीठा कराकर उन्हें विदा किया।
ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को ससमय किश्त की राशि देने की अनूठी पहल के तहत बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से आवास निर्माण प्रगति के अनुसार लाभुक खुद अपने निर्माणाधीन आवास का जियो टैग कर सकेंगे। विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि लाभुकों को ससमय किश्त राशि भुगतान करने संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इस ऐप को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे लाभुकों को किश्तों के बंटवारे में होने वाली तमाम जो गड़बड़ियां हैं उन पर रोक लगेगी। अबुआ आवास योजना के तहत आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत लाभुकों को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि 4 किश्तों में विमुक्त करने का प्रावधान किया गया है। लाभुक बेनिफिशियरी लेवल जियो टैग ऐप को गूगल प्ले स्टोर या अबुआ आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में लाभुकों द्वारा खुद से किए गए जियो टैग का पंचायत सेवक 7 दिन के अंदर स्थल सत्यापन करेंगे। आईपीएस अधिकारी आर.के. मलिक कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री ने श्री मलिक को उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। आईपीएस अधिकारी एमएस भाटिया ने भी रांची में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में कल झामुमो का 46वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। विधायक बसंत सोरेन ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में संताल परगना के सभी जिलों के लोग शिरकत करेंगे। इस वजह से तो इस बार चूँकि सरकार भी अपनी है और लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पिछले कमी को पूरा करने का प्रयास सब लोग का है। देखिए, हमेशा खास ही होता है ये 2 फरवरी, क्योंकि एक संदेश के तौर पर शीर्ष के नेता लोग संदेश देने का काम करते हैं और इस राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्या हित अहित में है उस पर चर्चा होती है, लोगों को बताया जाता है इस राज्य के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में। श्रम नियोजन विभाग की पहल पर रामगढ़ के छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में रोजगार मेला का आयोजन हुआ। इस रोजगार मेले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 209 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साथ ही 219 युवक युवतियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में देश भर में लगातार पहल हो रहे हैं। इस कड़ी में रामगढ़ में छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में रोजगार मेला का आयोजन हुआ। रामगढ़ की विधायक ममता देवी और हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया और आयोजन को सराहा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के द्वारा आज यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमाम हमारे पदाधिकारीगण और कई यहाँ पर स्टूडेंट ये सारे लोग आए हुए हैं बच्चे। और आज लगभग 12 बच्चों के बीच में एक सिंबॉलिक तौर पे हम लोग नियुक्ति पत्र दिए हैं बच्चों को हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं कि हर युवा को हर हाथ को काम से जोड़ा जाए। तो इसी के निमित्त और हमारे जो माननीय सांसद भी जो हैं वो काफ़ी प्रयासरत हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोजगार से जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काम मुहैया कराएं। इस रोजगार मेले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान 209 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साथ ही 219 युवक युवतियों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस क्रम में सांकेतिक रूप से 1 दर्जन युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र मिलने से अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। और मुझे आज इस रोजगार मेला से एक जॉब मिला है, जो कि है एज अ काउंसलर जीआईएस फाउंडेशन के लिए। तो इससे मुझे आज बहुत खुशी है और मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि मुझे एक जॉब मिला है। मेरा डिजिग्नेशन एसएमओ ट्रेनर है और मुझे यहाँ पे जॉब मिला, इसकी वजह से मेरे घर में स्थिति अच्छी हो जाएंगी। अब इस अवसर पर जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजीत समेत बड़ी संख्या में नौकरी की चाह रखने वाले युवा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट।
सिमडेगा के गांधी मेला में आयोजित 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का समापन हो गया। इस दौरान श्रेष्ठ कृषि उत्पादों के लिए कुल 248 किसानों को पुरस्कृत किया गया। कृषि प्रदर्शनी में किसानों को उत्पादन और आय में वृद्धि के टिप्स भी मिले। आकांक्षी जिला सिमडेगा में कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इस क्रम में गांधी मेला में 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें किसानों की जबरदस्त भागीदारी दिखी। प्रदर्शनी के समापन पर श्रेष्ठ कृषि उत्पादों के लिए कुल 248 किसानों को पुरस्कार के रूप में कृषि उपकरण और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर पुरस्कार पाकर किसान खासे ऊर्जान्वित नजर आए। प्रथम पुरस्कार मिला है और प्रथम पुरस्कार मिला है और प्याज में प्रथम पुरस्कार मिला है, जो प्याज बड़ा है। और अगला बार हम लोग रांची कृषि विश्वविद्यालय में भी हम लोग प्याज लिए थे, उसमें भी हम लोग को द्वितीय पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार मिलकर हम लोग को बहुत अच्छा खुशी होता है। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने जिले को कृषि के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। इन्होंने इस जिले को 7.5 लाख जनसंख्या को भोजन कराने का काम, जो हमारे अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं, ये उनकी महानता है, जिनके वजह से हमारा जिला खाद्यान्न के मामले में सुरक्षित है। सभी वक्ताओं ने किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी प्रेरित किया, ताकि वे आय में वृद्धि कर सकें। इस सभी फसल को करें, खेत पड़ती रह जाता है, धान कटनी हो गया, किसान हो गया चुपचाप, कोई काम नहीं करना है। नहीं, आपको 12 महीना आपको खेती करना है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य और कृषि तथा वनोत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था वाले आकांक्षी जिला सिमडेगा में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किसानों के लिए काफी प्रेरक साबित हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिले में कृषि प्रक्षेत्र आने वाले समय में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, जो अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाएगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। हजारीबाग के स्थानीय इंडोर स्टेडियम में विरासत थीम पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नैन्सी सहाय शामिल हुई। सेमिनार को पद्मश्री बुल्लू इमाम और प्रसिद्ध इतिहासकार सुभाषिष दास और शत्रुघ्न पांडे ने भी संबोधित किया। झारखंड में सबसे हमारा सुंदर जगह बौद्धिस्ट धर्म के लिए वो हजारीबाग, और हजारीबाग पर हम हाल में किताब लिखे हैं, बुद्धिस्ट सर्चेस इन झारखंड। बुद्धिस्ट सर्चेस इन झारखंड एक किताब है जिसमें कि हमारा जितना भी हम समझते हैं बुद्धिज्म का, हम उसको लिख के दे दिए। हजारीबाग के बारे में, यहाँ की विशेषताओं के बारे में, यहाँ की जो लीगेसीज है, हिस्टोरिक हो, जोग्राफिक हो, कल्चरल हो, इन पर हम लोग बात करें। यहाँ के पर्यावरण से जुड़ी हो या यहाँ के किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को लेके जुड़ी हो, या यहाँ की हिस्टोरिक बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे हुई है। और ब्रिटिश काल से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और आज ये हमारा ज़िला हजारीबाग आज कैसा है, पहले कैसा था, और हम आगे इसे कैसा बना। किन्नर अखाड़ा से जुड़ी देवघर की प्रतिष्ठित किन्नर समाज सेवी रोज सिंह को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई है। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के सानिध्य में हुए पट्टा अभिषेक समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। इस उपाधि के साथ वे अब महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। रोज सिंह ने इस उपाधि को अपनी तपस्या और सेवा का प्रतिफल बताते हुए कहा कि वे धर्म और समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा, वो हमारे गुरु हैं, उनके द्वारा मुझे झारखंड देवघर का उपाधि मिला। देखिए, मैं संगम गई, मुझे ये उपाधि मिली। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, सबके लिए हम लोग कामना करते हैं। हमारे किन्नर अखाड़े में सेक्टर 16 में हवन होती है, पूजा होती है, सबके लिए कामना करते हैं, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। राज्य सरकार ने बसंत पंचमी पर अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। अब 2 फरवरी की बजाय 3 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इधर राज्य भर में विद्या की देवी सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर है। सरस्वती पूजा को लेकर साहिबगंज जिले के तालबन्ना क्षेत्र में मूर्तिकारों द्वारा प्रतिमा निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी काम कर रहे हैं, वो खाली ऑर्डर पे ही काम हो रहा है। ये तो हम लोग का 2-3 पुलिस से चला हुआ आ रहा है। पहले पापा करते थे, उसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं।
मूर्तिकारों ने बताया कि प्रतिमा निर्माण लागत इस बार कुछ अधिक है। श्रद्धालु छोटी बड़ी मूर्ति को पसंद कर अग्रिम राशि भी जमा कर रहे हैं। अब जो काम हम लोग कर रहे हैं सारे काम जो है ऑर्डर पर ही कर रहे हैं। ऐसे 2-4 पीस एक्स्ट्रा बना देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सरस्वती पूजा बच्चे के लिए ही है। ये कारोबार लगभग सरस्वती पूजा का जो हम लोग स्टार्ट किए 1 महीने से, हमारे पीढ़ी ये हम तीसरे पीढ़ी पर है। जो भी चीज है हमारी मूर्ति से ही रिलेटेड सारी काम है। राज्य के अन्य जिलों में भी सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इधर राज्य सरकार ने बसंत पंचमी पर अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। अब 2 की बजाय 3 फरवरी को अवकाश घोषित किया गया है, जिस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इधर बोकारो में भी विभिन्न स्तरों पर सरस्वती पूजा की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। पूजा को लेकर विद्यार्थियों का खासा उत्साह देखा जा रहा है। मूर्तिकार भी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस साल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर से चित्रकार भाग ले रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता में राज्य भर से आए वरिष्ठ और युवा चित्रकार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भगवान बिरसा मुंडा, बुधु भगत, गया मुंडा, तिलका मांझी सहित अन्य वीर स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र कैनवास पर उतारे जा रहे हैं। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कलाकृति बनाई जा रही है, तो मैं इस पे वीर बुधु भगत की कलाकृति बना रही हूँ। ये भागीरथ मांझी जी का पेंटिंग है और मैं रांची की हूँ और ये स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है और ये इन्होंने झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और इनके मतलब बिरसा मुंडा जी के 150वीं सालगिरह के ऊपर हम लोग पेंटिंग पे ये काम कर रहे हैं। चित्रकारों ने बताया कि झारखंड के कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों का वास्तविक चित्र उपलब्ध नहीं है, बावजूद इसके कल्पना के आधार पर उनके चित्र को जीवंत बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों की जो चित्रों को बनाना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे झारखंड से, जिनकी ओरिजिनल तस्वीर अवेलेबल है नहीं, और कुछ रेफरेंस लेकर के हमने अपने इमेजिनेशन से जो है कोशिश किया है कि उसकी एक वास्तविक रूप को गढ़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। मैं पोटो हो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी फोटो बना रहा हूँ। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह चित्रांकन प्रतियोगिता कल संपन्न हो जाएगा। इससे पहले प्रतियोगिता में भाग ले रहे चित्रकार अपनी कला को मूर्त रूप देने के लिए दिन रात लगे हैं। समापन के मौके पर सर्वश्रेष्ठ चित्र और चित्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब जानते हैं मौसम का मिजाज। रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 2 फरवरी से आसमान से बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि 4 फरवरी से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर सर्दी लौट सकती है। हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में आज हैदराबाद तूफान्स का मुकाबला श्राची राड बंगाल टाइगर से होगा। कल राउरकेला में हैदराबाद ने JSW सुरमा हॉकी क्लब को हराकर फाइनल में जगह बनाई और श्राची राड बंगाल टाइगर्स की टीम तमिलनाडु ड्रैगन्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। खूंटी के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में खूंटी, सिमडेगा और गुमला के बच्चों को नीदरलैंड की नेशनल टीम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसके माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों की खेल प्रतिभाओं को उभारना एक उद्देश्य है। नीदरलैंड
के प्रशिक्षकों से झारखंड के हॉकी कोच बेहतर प्रदर्शन की तकनीक सीखेंगे। साथ ही खूंटी, गुमला तथा सिमडेगा के बच्चों को भी नेशनल कोच से प्रशिक्षण करने का अवसर मिल सकेगा। सिनी टाटा ट्रस्ट के कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश राणा ने बताया कि सिनी टाटा ट्रस्ट द्वारा गाँव में ग्रास रूट लेवल पर हॉकी का प्रशिक्षण देने के पश्चात खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। झारखंड में या देश के किसी भी हिस्से में जो एलीट एकेडमीज़ हैं, जैसे नवल टाटा हॉकी एकेडमी, साई, एकलव्या, एमएजी बेंगलोर, इन जगहों पे उन बच्चों का सिलेक्शन होता है और वो बच्चे फिर आगे हॉकी में अपना कैरियर बना पाते हैं। सिनी टाटा ट्रस्ट के कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश राणा ने बताया कि नीदरलैंड की ब्लूमेंडास क्लब की महिला टीम 3 दिवसीय दौरे पर खूंटी पहुंचेगी। ब्लूमेंडल क्लब कि उसकी विमेंस टीम आ रही है और वो ऐसा क्लब है जिसके ज़्यादातर बच्चे नीदरलैंड के नेशनल टीम में सिलेक्ट होते हैं। तो वो टीम हमारे बीच खूंटी आ रही है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इंटरनेशनल लेवल की टीम हमारे बीच आ रही है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी और 1 एवं 2 फरवरी को खूंटी के ब्लू एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। सोमवार को छोड़कर यह उद्यान आम लोगों के लिए सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। परिसर में अमृत उद्यान को घूमते हुए एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होता है। कुछ ऐसी ही है यहाँ की खूबसूरती। रंग बिरंगे फूलों को देखने भर से ही मन खुश हो जाता है और दिमाग तरोताजा। अमृत उद्यान में आकर आप गुलाब, ट्यूलिप्स और विभिन्न प्रकार के फूलों की कई वैरायटी देख सकते हैं। जितने भी हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका कल्चर हम लोग यहाँ डिस्प्ले कराएंगे। उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनके टेक्सटाइल्स और उनकी सारी स्टेट्स की स्टॉल्स लगेंगी और क्विजीन जो खाना पीना है वो भी लोग उसका आनंद ले पाएंगे। उसके अलावा वहाँ के आर्टिस्ट भी आके अपना म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, तो इस तरह से हम लोग साथ ही आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं अमृत उद्यान के ही टाइम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्ट एंड कल्चर को राष्ट्रपति भवन में ही उसका आनंद ले सकें। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान इस बार जनता के लिए 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक यानी कि पूरे 2 महीने के लिए खुला रहेगा। इस उद्यान के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। उद्यान में आप मंगलवार से लेकर रविवार तक घूम सकते हैं। सोमवार को ये उद्यान बंद रहेगा। यहाँ पर आप रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे और खूबसूरत वनस्पतियाँ देख सकते हैं। सभी फॉर्म ऑफ गार्डनिंग आपको अमृत उद्यान में देखने को मिलेगी। अगर वो बाल बच्चों के लिए भी स्पेशल अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाल वाटिका। बाकी 2 डिफरेंट गार्डन हम लोगों ने इस बार ऐड किए हैं, प्लूमेरिया गार्डन और बैनन ग्रोव्स तो देखने को उनको मिलेगा। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गार्डनिंग, चाहे मे बी वो टोपरी है, मे बी चाहे वो पॉट प्रेजेंटेबिलिटी है, मे बी चाहे यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन जो रोजेस हैं उसमें भी 125 सेलिब्रेटेड वेराइटीज़ देखने को मिलेगा। अमृत उद्यान घूमने के लिए आपको पहले से रिजर्वेशन कराना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ घूमने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। ये पूरी तरह से निःशुल्क है और यहाँ पर बच्चों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। हर एक सू खुशबू से गुलजार है, बागों में बहार है, मानो एक त्योहार है। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान तैयार है आम जन के लिए। जी हाँ, 2 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक आम जनता, पर्यटक यहाँ आ सकते हैं और विभिन्न वनस्पतियों का, फूलों का, खुशबुओं का आनंद उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं शहला निगार, DD न्यूज के लिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। एक फरवरी वर्ष 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई। यह संग्रहालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय है। यहाँ पर रेल इंजनों के अनेक मॉडल और कोच हैं, जिसमें भारत की पहली रेल का मॉडल और इंजन भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों को देखने के लिए देश भर के लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यह म्यूजियम भारत की रेल धरोहर को संरक्षित करते हुए 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। यह संग्रहालय लगभग 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें भवन के अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार की रेल धरोहरें सुरक्षित हैं। 1 फरवरी वर्ष 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं।
उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्रियों के चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की STS-87 से उड़ान भरी थी। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आईं। 16 जनवरी 2003। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वीं बार पेश किया आम बजट। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ज्ञान पर फोकस। बजट में हर वर्ग के हितों का ख्याल। टैक्स स्लैब में किया गया बड़ा बदलाव। मिडिल क्लास को राहत। कैंसर की दवा, मोबाइल टीवी और इलेक्ट्रिक कार हुई सस्ती। अबुआ आवास योजना में पारदर्शिता को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जियो टैगिंग ऐप किया तैयार। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, लाभुकों को समय पर मिलेंगे पैसे। और रांची में स्टार्टअप कॉन्क्लेव और रामगढ़ में रोजगार मेला आयोजित। सिमडेगा में 5 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का समापन। किसानों को उत्पादन और आय में वृद्धि के मिले टिप्स।